Chapter number 2, Class 12th, Basic Concept of Macroeconomics. Before starting this chapter, I would like to inform you all that chapter number 2, 3 and 4 are interlinked with each other, and chapter number 4, National Income, is the most important chapter from these three. So let's begin with the session now. तो हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं. हमारा जो ऑब्जेक्टिव रहेगा पूरे चैप्टर का, हम लोग 2.1 डोमेस्टिक टेरिटरी, 2.2 नॉर्मल रेसिडेंट, 2.3 फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम, 2.4 फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, यहाँ तक हम पढ़ेंगे पार्ट 1 में. 2.5 से लेके 2.8 तक हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे. मैंने पूरे चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है. पहला पार्ट हम लोगों का रहेगा 2.4 तक. तो चलिए शुरू करते हैं. 2.1 डोमेस्टिक टेरिटरी, जिसको हम इकोनॉमिक टेरिटरी के नाम से भी जानते हैं. डोमेस्टिक टेरिटरी इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन नेशनल इनकम काउंटिंग. काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. जब भी हमको नेशनल इनकम काउंट करना होता है तो सबसे पहले हमको डोमेस्टिक टेरिटरी की याद आती है. इन लेमन्स लैंग्वेज, डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स द पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ कंट्री. अगेन, ये जानने से पहले हम लोग इसका मीनिंग जान ले. पॉलिटिकल फ्रंटियर क्या होता है? पॉलिटिकल फ्रंटियर और कुछ नहीं, आपका पॉलिटिकल मैप जो है उसी को हम पॉलिटिकल फ्रंटियर बोलते हैं. फ्रंटियर का अगर डिक्शनरी मीनिंग आप देखें तो आप लोगों को कहीं ना कहीं बाउंड्रीज दिखाई देगा. ठीक है, तो हमारे इंडिया का जितना भी बाउंड्री है, ठीक है, हमारे कंट्री का जितना भी बाउंड्री है, उसको हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी. However, for the purpose of national income accounting, it is used in a wider sense. लेकिन हमारे नेशनल इनकम के पर्पस के लिए हम लोग इस डोमेस्टिक टेरिटरी का वाइडर यूज करेंगे. ठीक है, ज्यादा यूज करेंगे. इन एडिशन टू पॉलिटिकल फ्रंटियर, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑल्सो इंक्लूड्स. क्या क्या चीजें इंक्लूड हैं डोमेस्टिक टेरिटरी में, मैं एक बार रीड कर रहा हूं, आप लोग देखें. Ship and aircraft owned and operated by normal resident between two or more countries. For example, plane operated by Air India between Russia and Japan are a part of domestic territory of India. मतलब जो हमारा एयर इंडिया का प्लेन है, अगर वो रशिया एंड जापान में जा रहा है तो वो उनका नहीं हो जाएगा, वो हमारे ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा. ठीक है, वैसे ही अगर प्लेन सिंगापुर का है, वो हमारे इंडिया में आया है, तो वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं होगा, क्योंकि वो उनके डोमेस्टिक टेरिटरी की प्रॉपर्टी है. ठीक है. पॉइंट नंबर 2, फिशिंग वेसल, oil and natural gas rigs, floating platforms operated by the resident of country in the international water where they have exclusive right of operation. जो सी लेवल पे जो फ्लोटिंग लोग बना रहे हैं, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, जो वेयरहाउस है, और बहुत सारे ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स हैं, फिशिंग वेसल्स हैं, ये सारी चीजें जो हैं वो भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आपको दिखाई देगी. पॉइंट नंबर 3, एम्बेसीज, consulates and military establishment of a country located abroad. Example, Indian embassy in Russia is a part of domestic territory of India. हर कंट्री में हम लोगों को हमारी इंडियन एम्बेसी दिखेगी. तो वो जो इंडियन एम्बेसी है वो भले रशिया में है, लेकिन वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया की कंसीडर की जाएगी. क्यों? क्योंकि अगेन हमारे इंडियंस हैं, इंडियन एम्बेसी है ना वो. ठीक है, तो अगर इंडियन एम्बेसी किसी दूसरे कंट्री में है तो वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में ही कंसीडर किया जाएगा, हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के रूल के हिसाब से. आगे बढ़ते हैं. डोमेस्टिक टेरिटरी डज नॉट इंक्लूड. डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर क्या क्या चीजें नहीं आती हैं? एम्बेसीज, कंसुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री. हमारे इंडिया में भी तो यूएस के एम्बेसीज हैं, जापान के एम्बेसीज हैं, ठीक है, और बहुत सारी कंट्री की एम्बेसीज हैं. तो हमारे कंट्री में जो एम्बेसीज हैं वो हमारे कंट्री में जो एम्बेसीज हैं दूसरे कंट्री की, वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएंगी. क्यों? क्योंकि हमने पहले ही बोला कि जो भी एम्बेसीज, जैसे हमारी एम्बेसी अगर दूसरे कंट्री में है तो भी हम उसको अपने डोमेस्टिक टेरिटरी में गिन रहे हैं, तो वो उनकी कंट्री की जो एम्बेसी हमारे कंट्री में काम कर रही है वो भी तो कहीं ना कहीं उनके डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी. ठीक है, तो वो यहाँ पर इंक्लूड होगा नहीं. Point number 2, international organization like UNO, WHO, etc. located within the geographical boundary of a country. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे अभी WHO है, तो वो किसी भी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आता है, क्योंकि वो तो क्या कर रहा है भाई, परमिशन देने का काम कर रहा है. वो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो सभी के लिए न्यूट्रल है, वो किसी का पार्ट नहीं है.
ठीक है, तो वो भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा नहीं। नेक्स्ट पॉइंट 2.2 नॉर्मल रेसिडेंट। नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री रिफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन who ordinarily resides in the country and whose center of economic interest also lies in that country. Normal resident include both individual and institution. Normal resident मतलब क्या होता है, जो भी बंदा, जो भी इंडिविजुअल या फिर कोई कंपनी या इंस्टीट्यूशन जो हमारे कंट्री में काम करती है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो हमारे कंट्री के बाउंड्री के अंदर ही है, उसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल रेसिडेंट। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब क्या, तो उसका मतलब है भाई द रेसिडेंट lives और इज लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। मतलब जो भी यहाँ पर रहने वाले लोग हैं वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर होने चाहिए। The resident carries out a basic economic activities of earning, spending and accumulation from the location. मतलब जो यहाँ पर हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रह रहे हैं उन लोगों का जो मेन मोटिव है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटी होना चाहिए, अर्निंग का, स्पेंडिंग का, हमारे ही कंट्री में। फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट। नॉर्मल रेसिडेंट में कौन कौन नहीं आते हैं? पहला, फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स, जो भी फॉरेनर्स हमारे वहां पर आते हैं, विजिट करते हैं, वो हमारे नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कंसीडर होंगे। फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स एंड मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्स ऑफ अ फॉरेन कंट्री लोकेटेड इन द गिवन कंट्री। जो एम्बेसीज के लोग हमारे इंडिया में काम कर रहे हैं दूसरे कंट्री के जो हैं वो हमारे नॉर्मल रेसिडेंट में कंसीडर नहीं किए जाएंगे। क्यों नहीं किए जाएंगे? क्योंकि वो लोग सभी लोग हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए और हमारे कंट्री के प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो उनके कंट्री के प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक WHO, ये भी कंसिडर नहीं होगा नॉर्मल रेसिडेंट में। क्यों भाई? वो तो एक न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशन है, सभी के लिए इक्वल डिसीजन ले रहा है, किसी भी कंपनी के किसी भी कंट्री के फेवर में वो डिसीजन नहीं ले रहा। ठीक है। पॉइंट नंबर 4, एम्प्लॉय ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर कंसिडर्ड एज resident of the country to which they belong and not of the international area. For example, an American working in UNO office located in India will be treated as normal resident of America. क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? अमेरिकन वर्किंग इन UNO ऑफिस लोकेटेड इन इंडिया will be treated a normal resident of America. अगर वहाँ UNO के ऑफिस लोकेटेड जो है, अगर UNO के ऑफिस में वो काम कर रहा है, वो अमेरिकन है, तो भी वो हमारे यहाँ पर नॉर्मल रेसिडेंट कंसीडर नहीं होगा। ठीक है। फिफ्थ, क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल, कमर्शियल ट्रैवलर्स एंड सीजनल वर्कर प्रोवाइड देयर स्टे इज लेस देन 1 ईयर। जो भी क्रू मेंबर है फॉरेन कंपनी का, फॉरेन कंट्री का, कमर्शियल ट्रैवलर्स हैं, सीजनल वर्कर हैं, वो भी नॉर्मल रेसिडेंट कंसीडर नहीं होंगे, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने तक रहते हैं, 1 साल से ज्यादा नहीं रहते हैं। 1 साल से ज्यादा नहीं रहते हैं तो वो कहीं ना कहीं नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कंसीडर किए जाएंगे। Border worker who lives near the international border and the cross border on a regular basis to work in the other country, जो border worker है जो दूसरी कंट्री में है वो भी हमारे नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कंसीडर किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। Citizenship and residentship are two different terms. Citizenship, it is basically a legal concept based on the place of birth of the person or some legal provision allowing a person to become a citizen. It means Indian citizenship can rise in two ways. पहला, पर्सन इज बोर्न इन इंडिया। पहली बात तो अगर यहीं पे जन्म हुआ है तो वो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ का सिटीजनशिप उसको इजीली मिल जाएगा। या फिर अगर वो बाहर से आया है तो कुछ लॉ हैं, कुछ क्राइटेरियन हैं, अगर वो उसको फुलफिल कर देता है तो उसको हमारे यहाँ की सिटीजनशिप मिल सकती है। रेसिडेंटशिप क्या है? इट इज एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म बाय अ पर्सन। An individual is a normal resident of a country if he ordinarily resides in the country for a period more than 1 year and his center of economic interest also lies in that country. मतलब अगर कोई बाहर का बंदा है, कोई फॉरेनर है, या मान लो भाई कोई अमेरिकन यहाँ पर काम कर रहा है और वो 1 साल से ज्यादा यहाँ पर रह चुका है और वो जो भी पैसे कमा रहा है वो हमारे ही कंट्री के
बेनिफिट के लिए कमा रहा है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो हमारी ही कंट्री के लिए है, तो हम उसको रेसिडेंट कहेंगे। ठीक है, तो रेसिडेंट मतलब 1 साल से ज्यादा बंदा यहाँ पर रह रहा है, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हमारे ही कंट्री के लिए है, तो उसको हम लोग रेसिडेंट कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। 2.3 फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। अब ये क्या है, फैक्टर इनकम क्या है और ट्रांसफर इनकम क्या है? अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो फैक्टर इनकम मतलब जो भी मेहनत करके पैसे कमाए हुए होते हैं उसको हम फैक्टर इनकम कहते हैं। ट्रांसफर इनकम जो हमको फ्री में मिला होता है, फॉर एग्जाम्पल गिफ्ट, ठीक है, हम लोगों को फ्री में मिला होता है तो उसको हम ट्रांसफर इनकम बोलते हैं, जिसमें हमने अपने एफर्ट्स ना लगाए हों, जिसमें हमने हार्डवर्क नहीं किया हो लेकिन फिर भी हमको मिल गया हो, उसको हम ट्रांसफर इनकम कहेंगे। ठीक है, तो चलिए रीड करते हैं डेफिनेशन। Factor income refers to income received by factors of production for rendering factor services in the production process. It is received for providing factor services of land, labor, capital, and enterprises. Factor income and normal resident of a country is included in the national income, for example, rent, wages, interest, and profit. फैक्टर इनकम मतलब क्या हो गया, कहीं ना कहीं इन लोग, जितने भी लोग यहाँ पर काम करते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज करके कुछ आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो वो जो इनकम कमाते हैं रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के नाम पे, उसको हम कहेंगे फैक्टर इनकम। ट्रांसफर इनकम, ट्रांसफर इनकम क्या है? तो भाई ट्रांसफर इनकम रिफर्स टू इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज इन रिटर्न। इट इज अगेन अ यूनिलेटरल वन साइड कॉन्सेप्ट, एक ही साइड। यहाँ पर जैसे हमने फैक्टर इनकम में देखा, अगर लैंड है, हम लोग अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में लैंड प्रोवाइड करते हैं तो उसके सामने हम रेंट ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हम लोग एक्सचेंज कर रहे हैं ना, मैं मेरी लैंड दे रहा हूँ, उसके सामने मैं रेंट ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने मेरी सर्विस रेंडर की, जिसके सामने मैंने पैसे भी तो लिए, तो वो मेरी फैक्टर इनकम हो गई। लेकिन अगर मैं ट्रांसफर इनकम की बात करता हूँ तो ट्रांसफर इनकम वन साइड है, मैंने गिफ्ट दे दिया, सामने उसने ऐसा तो नहीं है ना भाई तूने मुझे गिफ्ट दिया तो ले पकड़ पैसे, 2000 की फेस्टेक की वॉच दे दी, तो क्या वॉच मैंने ली एज ए गिफ्ट और उसको 2000 रुपए दे दिए क्या? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो जो भी गिफ्ट हमको मिलते हैं उसको हम लोग ट्रांसफर इनकम कंसीडर करते हैं। ठीक है, जो कि वन साइडेड कॉन्सेप्ट है। इट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एज इट डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम अपने नेशनल इनकम में इसको कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने कोई भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज नहीं किया है। इट कैन बी रिसीव्ड ईदर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री और फ्रॉम अब्रॉड। या तो बाहर से कुछ किसी ने भेजा है, मान लो भी हमारी बहन है जो फॉरेन में रहती है, अगर उसने कुछ भेजा तो वो एज ए गिफ्ट हुआ, वो भी ट्रांसफर इनकम में आएगा, वो हमारे नेशनल इनकम में कंसीडर होगा नहीं। अगर इंडिया के ही टेरिटरी के अंदर किसी ने आपको कुछ दिया है, वो भी आप अपने नेशनल इनकम में कंसीडर करेंगे नहीं। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन पढ़ लेते हैं। फैक्टर इनकम क्या है? तो भाई मीनिंग, इट रिफर्स टू इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन प्रोडक्शन प्रोसेस। ट्रांसफर इनकम, इट रिफर्स टू इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज इन रिटर्न. Nature, it is included in both national income and domestic income. It is neither included in national income nor in domestic income. Concept, it is earning concept and it is a receipt concept. Recipient, it is received by factors of production, land, labor, capital and enterprises. It is generally received by household and government. Example, rent, wages, interest and profit. And in transfer income, scholarship, old age pension, unemployment allowances, etc. 2.4 जो कि हमारा लास्ट पार्ट रहेगा इस फर्स्ट पार्ट के लिए, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स refers to those goods which are used either for consumption or for investment. Final goods includes goods purchased by consumer household as they are meant for final consumption, like milk purchased by household. Good purchased by firm for a capital formation or investment, like machinery purchased by a firm. फाइनल गुड्स अगेन वो गुड्स हैं जो हम डायरेक्टली कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं या तो फिर हम कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के पर्पस में यूज करते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे फाइनल गुड्स। यहाँ पर दो तरीके के एग्जाम्पल दिए हैं, एक तो हम लोगों के मिल्क की बात की है, वो भी फाइनल गुड्स कंसीडर होगा क्योंकि हम डायरेक्ट कंज्यूम करने वाले हैं। और दूसरा एग्जाम्पल मशीनरी का दिया है, मशीनरी भी कहीं ना कहीं फाइनल गुड्स में कंसीडर होगा क्योंकि वो हम एज ए इन्वेस्टमेंट इंस्टॉल कर रहे हैं, उस पर हम प्रोसेस करके प्रोडक्ट बनाएंगे।
ठीक है, तो वो हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ तो वो भी फाइनल गुड्स के अंदर में ही आएगा। दूसरा पॉइंट है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स रिफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड ईदर फॉर रीसेल और फॉर द फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर। इंटरमीडिएट गुड्स मतलब क्या होता है, अभी गुड्स के ऊपर प्रोसेस करना बाकी है, वो अभी भी रॉ मटेरियल रहेगा उस कंपनी के लिए, और उसके ऊपर वो और प्रोसेस करके उसको फाइनल कंजम्पशन तक बनाएगा। जैसे ही फाइनल कंजम्पशन तक रेडी हो जाएगा, कस्टमर को दे देगा, फिर वो हो जाएगा फाइनल गुड्स। लेकिन उससे पहले वो रहेगा इंटरमीडिएट गुड्स ही। तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या क्या इंक्लूड करता है, तो गुड्स परचेज फॉर रीसेल लाइक मिल्क परचेज बाय अ डेयरी शॉप। ठीक है, मतलब क्या हो गया भाई, यहाँ रीसेल करने के लिए खरीदा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो जहाँ मॉर्निंग में जो हम मिल्क लेते हैं, तो मिल्क जो ले रहा है वो बंदा, उसके लिए वो इंटरमीडिएट हुआ। क्यों? क्योंकि वो रीसेल करने वाला है, खुद कंज्यूम नहीं करने वाला है। 100 पैकेट ले लिए, देने के लिए लिए भाई, कस्टमर को देने के लिए लिया, खुद के लिए थोड़ी लेगा 100 पैकेट। ठीक है, तो रीसेल करने के लिए जो भी गुड्स होगा उसको इंटरमीडिएट कहेंगे। गुड्स यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन लाइक मिल्क यूज फॉर मेकिंग स्वीट्स। मान लो इंटरमीडिएट गुड्स जो हैं, वापस से हम मिल्क को कंसीडर इसीलिए करेंगे क्योंकि मिल्क मैं मेरे कंजम्पशन के लिए नहीं ले रहा हूँ, मिल्क मैं कहीं ना कहीं फिर से प्रोसेस करने के लिए ले रहा हूँ, जिसमें मैं स्वीट्स बनाने का प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट इंटरमीडिएट गुड्स देख लेते हैं। दे आर जनरली परचेज बाय वन प्रोडक्शन यूनिट फ्रॉम अनदर यूनिट, दैट इज इंटरमीडिएट गुड्स रिमेन विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री। हमारा एक प्रोडक्शन बाउंड्री होता है, उसी के अंडर में जब तक वो गुड्स है तब तक वो इंटरमीडिएट होगा। जैसे ही प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर जाएगा उसको हम लोग बोल देंगे फाइनल गुड्स। दे हैव डिराइव्ड डिमांड एज देयर डिमांड डिपेंड्स ऑन द डिमांड फॉर फाइनल गुड्स। उन लोगों की जो भी डिमांड, इंटरमीडिएट गुड्स की डिमांड जो होती है वो डिराइव डिमांड होती है। जैसे फाइनल गुड्स की डिमांड बढ़ती है वैसे ही इंटरमीडिएट गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, अदरवाइज उसकी डिमांड बढ़ेगी नहीं, इसीलिए उसको हम डिराइव डिमांड कहते हैं। Durable goods like truck, aircraft, vehicle, etc. purchased by government for military purpose are included under the category of intermediate goods as they are used to produce defense services and not for market sale. यहाँ पर अगेन जो कहीं ना कहीं लोग ड्यूरेबल गुड्स की बात कर रहे हैं जो एक ही बार खरीदी जा रही है, ठीक है, पर्पस आर इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स एज दे आर यूज्ड टू प्रोड्यूस डिफेंस सर्विसेज नॉट फॉर मार्केट सेल्स। यहाँ पर जो भी डिफेंस के प्रोडक्ट होते हैं उसको भी हम लोग इंटरमीडिएट कंसीडर इसीलिए करेंगे क्योंकि उसको हम लोग फाइनल कंजम्पशन के लिए नहीं, उसको हम लोग डिफेंस के यूज के लिए यूज करेंगे। ठीक है, value of intermediate goods is merged with the value of final goods. For instance, suppose Miller buy wheat worth 700 and converts it into flour worth 1000. Now the value of flour final goods include the value of wheat intermediate goods. यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट हमने पिछले पेज पे पढ़ा वो ये था कि भाई हम लोग हमेशा फाइनल गुड्स की ही प्राइस को कंसीडर करते हैं क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स की प्राइस तो ऑलरेडी उसके अंदर कवर अप हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसने मिल्क 30 रुपीज की खरीद 30 रुपीज की पैकेट है, इंटरमीडिएट गुड्स ने मान लो उसको 35 में खरीदा, तो 30 तो पहले ही इंक्लूड हो गया, 35 मान लो उसने उसने खरीदा, उसने और 5 रुपए का प्रोसेस किया, 40 रुपए का बनाया और फिर कस्टमर को दिया, तो मैं 40 रुपए को कंसीडर करूंगा एज अ नेशनल इनकम, ना कि 35 प्लस 5 प्लस 40, ऐसे मैं नहीं गिनूंगा, तो वो 80 हो जाएगा, तो नेशनल इनकम गलत हो जाएगी। मैं क्या कंसीडर करूंगा, मैं फाइनल वैल्यू कंसीडर करूंगा जिसके अंदर ऑलरेडी इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, तो प्रोडक्शन बाउंड्री अभी मैं थोड़ी देर पहले ही आपको बताया, उस टाइम पे आप लोगों का ऐसा लगा होगा कौन सी बाउंड्री, तो ये है हमारी प्रोडक्शन बाउंड्री, देख सकते हो आप लोग डायग्राम में भी दिया हुआ है। The concept of production boundary is very significant to understand the difference between intermediate and final goods. The production boundary is the line around the productive sector. As long as goods remain within the production boundary, they are intermediate goods, and when a goods come out of this boundary, it becomes final goods. For example, देख सकते हो आप, फार्मर ए ने कहीं ना कहीं प्रोड्यूस कॉटन विथ 2000 फ्रॉम एंड सेल इट टू बी। 2000 का कॉटन बनाया ए ने, बी को बेचा, बी ने क्या किया, थ्रेड बनाया और सी को बेचा। सी ने क्या किया भैया, तो क्लोथ बनाया, और क्लोथ बनाने के बाद देखो वहां पर बाउंड्री खत्म, जहां पर बाउंड्री खत्म वहीं पर मेरा गुड्स बाहर जाएगा और उसको मैं नाम दे दूंगा फाइनल गुड्स, क्योंकि वो अब कंज्यूम करने के लिए बाहर गया है,
ना कि वापस से रीसेल और प्रोसेस करने के। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे प्रोडक्शन बाउंड्री। तो ये डायग्राम जो मैं आपको समझा रहा था उसका ही एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसीलिए मैं इसको रीड नहीं करूंगा, आप वो रीड कर सकते हैं। How to classify goods as intermediate and final goods? The distinction between intermediate and final goods is made on the basis of the use of product and not on the basis of product itself. A commodity can be intermediate goods as well as a final goods depending upon its nature of use. Intermediate goods को हम ऐसे define नहीं कर सकते, कोई भी goods final goods हो सकता है, लेकिन अगर उस गुड्स के ऊपर मैं प्रोसेस करना चाहता हूं तो उसको मैं इंटरमीडिएट कंसीडर कर सकता हूं। चलिए फॉर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। शुगर इज एन इंटरमीडिएट गुड्स व्हेन इट इज यूज्ड बाय स्वीट शॉप फॉर मेकिंग स्वीट, हाउएवर इफ इट इज यूज्ड बाय द कंज्यूमर दैट इट बिकम फाइनल गुड्स। मान लो प्रोडक्ट शुगर, अगर मैं उसको यूज करता हूँ मेरे कंजम्पशन के लिए तो फाइनल गुड्स, लेकिन अगर मैं उसको यूज करता हूँ मान लो स्वीट्स बनाने के लिए तो इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, उसी तरीके से मिल्क का एग्जाम्पल दिया है। डेयरी शॉप वाले क्या करते हैं, अगर रीसेल के लिए लेते हैं तो इंटरमीडिएट है, अगर खुद के कंजम्पशन के लिए ले रहे हैं, हाउस होल्ड के कंजम्पशन के लिए ले रहे हैं तो फाइनल गुड्स हो जाएगा। नेशनल इनकम इंक्लूड ओनली फाइनल गुड्स। अभी मैंने आपको समझाया हम लोग नेशनल इनकम में फाइनल गुड्स की वैल्यू को ही कंसीडर करते हैं, हम इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को अलग से कंसीडर करेंगे नहीं, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऑलरेडी हमारे फाइनल गुड्स के अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को समझा दिया। डिफरेंस पढ़ते हैं हम लोग। फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, तो मीनिंग फाइनल गुड्स रिफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड ईदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। फाइनल गुड्स क्या है भाई, कंजम्पशन के लिए खरीदते हैं हम या तो इन्वेस्टमेंट के लिए। इंटरमीडिएट गुड्स क्यों खरीदते हैं हम, रीसेल करने के लिए या तो उसके ऊपर फिर से कुछ प्रोडक्शन करने के लिए। नेचर क्या है, दे इंक्लूड बोथ नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम। दे इधर इंक्लूड इन नेशनल इनकम नॉर इन डोमेस्टिक इनकम। कहीं ना कहीं फाइनल गुड्स की वैल्यू को नेशनल इनकम में कंसीडर करते हैं लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं करते हैं। Value addition, they are ready for use by their final user, that is no value to be added to the final goods. फाइनल गुड्स मतलब एक ही बार खरीदा यूज कर लिया, ठीक है ना। और इंटरमीडिएट गुड्स कैसा होता है भाई, उसको तो हम लोग रीसेल करने के लिए भी खरीदने वाले हैं। ठीक है, फिर लास्ट में बचता है प्रोडक्शन बाउंड्री। प्रोडक्शन बाउंड्री, दे हैव क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री, दे आर स्टिल विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री। यहाँ पर प्रोडक्शन बाउंड्री जो है अगर उसके बाहर जाता है तो ही हम उसको कंसीडर करेंगे इंटरमीडिएट गुड फाइनल गुड्स, अदरवाइज वो इंटरमीडिएट के अंदर ही रहेगा। एग्जाम्पल्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आप लोगों के लिए। ये जितने भी मैंने ये जो टेक्स्ट बुक में नीचे दिए गए हैं, पेपर, फर्नीचर, मिल्क, परचेज, स्कूल, कंप्यूटर, ये सारी चीजें आप लोगों को देख लेना है, खुद से समझना है और आप लोगों को इसके आंसर्स देने हैं। बहुत सारे सीबीएसई के एग्जाम में पूछ चुके हैं। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दे दिया है, ये चीज आप लोग कर लेना। पार्ट 1 यहाँ पर खत्म होता है। पार्ट 2 जो रहेगा चैप्टर का वो हम लोग सेकेंड पार्ट में करेंगे जहां पर हम चैप्टर क्लोज कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।